हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम जर्नल में एक नया जो टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या है कि हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती है वो बैंक के थ्रू भी होती है। लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं, कैश विड्रॉ कराते हैं बैंक से, या कई बार हमने पेमेंट करनी है किसी को, हम चेक के थ्रू करते हैं। कई बार हमें पेमेंट मिलती है, चेक के थ्रू रिसीव करते हैं, या फिर कई बार हमारा जो कस्टमर है वो सीधे बैंक अकाउंट में हमारे पैसा डिपॉजिट करा देते हैं। उसके अलावा भी लाइक बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट चार्ज होना या बैंक चार्जेस, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है ट्रांजेक्शन्स के जो हमारी बैंक से होती हैं। तो अब इनकी जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करनी है, चलो सीखते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं, क्या कराते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, अगर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक डेबिट द रिसीवर वाला यूज होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है ना, बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास से जा रही है तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों कि जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, जब बैंक में कैश जमा कराते हैं। अब हम कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर हमने कैश क्या की है, विड्रॉ करी है, यानी कि बैंक से निकाली है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ करी है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कैश आएगी हमारे पास तो कैश क्या होगी, डेबिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर कि जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो उस कंडीशन में हमारी क्या जनरल एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है कि बैंक में कैश डिपॉजिट करने पर क्या एंट्री बनती है और बैंक से जब कैश विड्रॉ की जाती है तो उस टाइम पर क्या एंट्री बनती है। अब नेक्स्ट है हमारी पेमेंट की। ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड हमारी कोई भी एंट्री है जो हमने किससे की है, बैंक से, यानी कि चेक के थ्रू हमने पेमेंट की है। ठीक है, वो पेमेंट हमने किसी को भी की हो बच्चों, चाहे हमने किसी पर्सन को की है पेमेंट। ठीक है ना, सपोज हमने किसी से परचेज किया सामान, साहिल से, हमने साहिल को क्या दिया, चेक दिया, तो हमने पर्सन को क्या दिया, पेमेंट चेक से की। या किसी हमने एक्सपेंस की पेमेंट की हो, जैसे हमने किसी को रेंट पे करना था तो रेंट हमने कैसे पे किया, चेक के थ्रू पे किया है। किसी भी पर्सन को पेमेंट करनी है, किसी एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, या फिर कई बार पर्सनल यूज के लिए भी वर्ड आ जाता है कि बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में जब आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है तो पेमेंट में हमने कैश वर्ड नहीं लिखना है। जब भी चेक से पेमेंट की जाएगी तो हमने क्या वर्डिंग यूज करनी है, बैंक अकाउंट। ठीक है, उस टाइम हमने क्या क्रेडिट करना है, बैंक क्रेडिट करना है। और जिस भी पर्सन चीज के लिए, जिस भी पर्टिकुलर हमने थिंग के लिए पर्सन को हमने पेमेंट दी है तो पर्सन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस के लिए हमने पेमेंट की है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए निकाली है, विड्रॉ करी है बैंक से पैसा, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में हमने पेमेंट अगर चेक से करी है तो टू में क्या जाएगा, हमेशा बैंक अकाउंट जाएगा। क्या जाएगा, टू में बैंक अकाउंट जाएगा। और डेबिट में अगर पर्सन को दी है तो पर्सन का जो नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने एक्सपेंस के लिए दी है तो उस एक्सपेंस का नाम आ जाएगा। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए निकाली है तो क्या आ जाएगा, हमारा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। आई थिंक क्लियर है ये कि जब भी हमने पेमेंट चेक से करनी है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमने जिस भी चीज के लिए हमने वो पेमेंट की है वो डेबिट में चला जाता है और टू में हमने क्या लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है। क्लियर है पेमेंट वाला। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारा बैंक से कोई ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, लाइक हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, जैसे हम पैसा जमा कराते हैं बैंक में, उसके ऊपर क्या देता है बैंक, हमें इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट क्या है, हमारी इनकम है, तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी, बैंक में डिपॉजिट होगी ना। बैंक हमें इंटरेस्ट के नाम का कैश तो देने नहीं आएंगे, तो हमारी वो पैसा कहाँ चला जाएगा, सीधा बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में किसके लिए आया, हमारे पास इंटरेस्ट अकाउंट से आया, तो टू में क्या जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है, यानी कि बैंक जब भी कोई इनकम देगा तो बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा क्योंकि पैसा बैंक में ही जाएगा। अगर कोई खर्चे हैं, कोई बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने कोई सर्विस हमें दी है और उसके अगेंस्ट
कोई चार्जेस हैं जो बैंक क्या कर रहा है, हमसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो बैंक जब हमसे कोई भी खर्चा लेता है, ठीक है, बैंक चार्जेस करता है, तो वो क्या करता है, हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे कम कर देता है। हम उसे कैश नहीं जमा कराते कि हाँ जी ये लीजिए बैंक चार्जेस के नाम के, ठीक है। तो जो वो क्या करते हैं, हमारे बैंक में से डिडक्ट कर देते हैं। तो इस केस में भी बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जो एक्सपेंस का नाम आपको ट्रांजेक्शन में गिवन होगा, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखा है, बैंक चार्जेस, तो क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। कोई भी खर्चे के लिए यहाँ लिखा हो, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो कोई भी एक्सपेंस जो बैंक से रिलेटेड है, बैंक ने आपका एक्सपेंस के नाम का आपसे कुछ चार्ज किया है, तो वो चार्ज जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंस है, डेबिट, और टू में बैंक अकाउंट। और अगर कोई इनकम दिए, लाइक इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं बैंक हमारे खाते में, हमारे अकाउंट्स में, तो उस केस में हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर। अब हमारे पास है ये वाली सारी ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल थी कि जब आपने पेमेंट किसी को भी चेक के थ्रू किया, तो आपने टू में कैश की जगह क्या वर्ड यूज कर देना, बैंक। बाकी जनरल एंट्री जैसे आपको पीछे से समझाई गई है लास्ट वीडियोस में, वैसे ही आपने करनी है। क्लियर। बैंक के साथ कोई भी आपका एक्सपेंस या कोई भी इनकम का अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो उसमें हमने बैंक अकाउंट यूज करना है, कैश नहीं यूज करना। अब आता है कि हमें चेक रिसीव्ड होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन होती है बच्चों, हमें चेक रिसीव्ड हुए, ठीक है ना, किसी पार्टी ने हमें चेक दे दिए, हमने सेल किया गुड्स और उस पार्टी ने हमें क्या कर दिया, चेक दे दिए, तो हमें चेक रिसीव्ड हो गए। अब चेक रिसीव्ड हुए एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, ठीक है। कंडीशन समझ आई है, क्या बोला गया है कि आपको चेक मिले हैं और सेम डे क्या किया है आपने, उनको बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। क्लियर हुआ कि चेक रिसीव हुए। फॉर एग्जांपल आपको 5 अगस्त को चेक मिला है और 5 अगस्त को ही आपने उस चेक को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। यानी कि सेम डे होना चाहिए कि जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो उस कंडीशन में हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू में उस कस्टमर का नाम, ठीक है, जिसे हमें चेक मिला है, उस कस्टमर का जो भी पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है ना, कस्टमर्स का हमारा पर्सनल अकाउंट जो भी होगा, जैसे अगर हमने रोहित से चेक मिला है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टू में रोहित आ जाएगा। क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू में उस पार्टी का नाम आ जाएगा जिससे वो हमें चेक मिला था और हमने सेम डे उसको जमा करा दिया। क्लियर। अब इसमें एक कंडीशन एक और है, आपको चेक रिसीव्ड हुए, ठीक है ना, आपको कोई भी चेक मिला है, चेक रिसीव्ड, ओके, बट नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे। क्लियर, कि आपको चेक रिसीव हुए हैं पर आपने सेम डे उन्हें बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो अब बच्चों देखो, ये दो अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन होगी। सपोज 5 अगस्त को हमें चेक रिसीव्ड हुए, ठीक है, तो 5 अगस्त को भी जर्नल एंट्री बनेगी और हमने 6 को, 7 को, यानी कि 5 के छोड़कर 5 डेट को, उसके अलावा हमने 6, 7 किसी भी डेट को जब चेक बाद में डिपॉजिट कराए होंगे तो उस दिन भी उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। यानी कि इस कंडीशन में आपकी एक उस डेट को बनेगी जिस दिन आपको चेक रिसीव्ड हुआ है और एक आपकी तब बनेगी जब वो चेक आपने क्या किया है, बैंक में जमा कराए हैं। अब जब चेक रिसीव होंगे, ठीक है ना, तो रिसीविंग के केस में हमारे पास क्या आएंगे, चेक आएंगे। तो हमने क्या लिखना है, चेक्स इन हैंड। क्या वर्ड यूज करना है, चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। और टू में उस पार्टी का नाम जिससे हमें वो चेक मिले हैं, ठीक है। तो कस्टमर का जो भी पर्सनल अकाउंट है, जो भी उसका नाम है कस्टमर का, वो हमारा क्या हो जाएगा, टू में चला जाएगा। क्लियर है। ये कब बनेगी, जब आपको चेक रिसीव्ड होंगे तो आपने क्या बनाना है, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। क्लियर। अब ये तो तब बनेगी जिस दिन आपको चेक रिसीव हो। जैसे हमने जो एग्जांपल बोला था, लिया था, उसमें 5 अगस्त था, तो 5 अगस्त को आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, जितने का भी होगा अमाउंट आ जाएगा। अब दूसरी एंट्री कब बनेगी, जब आपके ये जो चेक हैं ये बैंक में आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है। सपोज आप 6 अगस्त को ये बैंक में डिपॉजिट कराते हो, तो उस टाइम डिपॉजिट वाली डेट पर आपकी एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर, टू चेक्स इन हैंड, ठीक है। जो आपके चेक्स इन हैंड आपने 5 अगस्त को रिसीव किए थे, ठीक है, अकाउंट, ये आपके बैंक में डिपॉजिट होंगे, उस दिन आपकी ये जर्नल एंट्री बनेगी। क्लियर है बच्चों, कि जब आपको चेक रिसीव्ड हुए
तब आपने क्या एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट और सेम डे डिपॉजिट करा दी, तो आपकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल्स। और अगर चेक रिसीव्ड हुए हैं पर डिपॉजिट किसी और डे पर हुए हैं, तो जिस दिन चेक रिसीव होंगे उस दिन जर्नल एंट्री बनेगी आपकी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। और जिस दिन आपके चेक बैंक में डिपॉजिट होंगे उस दिन आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर है ये। अब एक क्या कंडीशंस थी कि हमारा जो है किसी पार्टी ने, हमारा कोई कस्टमर था, सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए, कि हमने किसी को गुड सोल्ड की किसी भी कस्टमर को, ठीक है, और उसने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट में सीधे ही पैसे क्या किए, डिपॉजिट करा दिए। व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कैश इनटू आवर बैंक अकाउंट, ठीक है, कि हमारे बैंक अकाउंट में किसी कस्टमर ने सीधे ही पैसे जमा करा दिए, तो क्या हो गया, हमारे बैंक में पैसे चले गए, ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गए। और टू में उस कस्टमर का नाम आ जाएगा, कस्टमर्स का नाम जिससे आपको मिला है पर्सनल अकाउंट, ये आपका टू में आ जाएगा। क्लियर है। ये किस कंडीशन में है, जब कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में कैश जमा करा दी है। क्लियर है। अब लास्ट एक है इसमें डिसऑनर्ड, कि चेक आपके क्या हो चुके हैं, डिसऑनर्ड हो चुके हैं। डिसऑनर्ड का आई थिंक मीनिंग सबको पता होना चाहिए। क्या होता है, मान लीजिए हमें किसी से चेक मिले, ठीक है, और जो ड्यू डेट थी चेक की, हमने डिपॉजिट करा दिए बैंक में, पर उस दिन उस पर्सन के खाते में, उस पर्सन के अकाउंट में या तो कैश नहीं थी, सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, या किसी भी रीजन से अगर चेक जो है कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमारा पैसा जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ किसी भी रीजन से, तो उसको हम बोलते हैं कि चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो चेक डिसऑनर्ड के केस में आपने क्या करना है, जो आपने रिसीविंग की एंट्री की होगी उस चेक के लिए, ठीक है ना, जैसे हमें बैंक कस्टमर से मिला है, रोहित से मिला है, तो हमने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित किया होगा, ठीक है। तो डिसऑनर्ड के केस में हमने इसको अपोजिट कर देना है, ठीक है। कस्टमर का जो पर्सनल अकाउंट है, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट। क्लियर। डिसऑनर के केस में आपने क्या करना है, जो आपने डिपॉजिट की एंट्री बनाई होगी बैंक टू पर्सनल वाली, उसको अपोजिट कर देना है। क्लियर, कि कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया है और टू में बैंक अकाउंट हो गया। तो ये आपका जो था बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का जो टॉपिक था, ये इसमें कवर अप हो चुका है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं आई थिंक क्लियर है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है इसमें हमारा, ओपनिंग एंट्री का। क्या है, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है बच्चों, कि जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, आपको पता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और फिनिश कब होता है, वो एंड कब होता है, हमारा 31 मार्च को होता है, ठीक है। अब जब 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। अब जब हमारा 31 मार्च को हम क्लोज करते हैं अपने अकाउंट्स, तो हम सभी जो भी जितनी भी हमारी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज होती है, हम सब क्या करते हैं, उसको बैलेंस को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हर साल की फर्स्ट डेट को, यानी कि 1 अप्रैल को, एवरी ईयर, ईच ईयर, हर साल 1 अप्रैल को हम जो एंट्री बनाते हैं वो क्या बनती है, हमारी ओपनिंग एंट्री बनती है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, हर साल की 1 अप्रैल को बनाई जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लास्ट ईयर के जो हमारे बैलेंसेस होते हैं हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। इसमें आपको क्या गिवन होगा, आपके पास असेट्स के बैलेंस गिवन होंगे, कुछ आपको असेट्स दी होगी, कैश, डेटर्स, ठीक है, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी असेट्स आपको गिवन होंगे, उनके बैलेंसेस आपको दिए होंगे कि आपकी कैश इतनी है, अमाउंट में लिखा होगा, डेटर्स आपके 5 लाख के हैं, मशीनरी आपके 10 लाख के, समथिंग अमाउंट कुछ भी गिवन हो सकता है। क्लियर। एक आपके पास गिवन होगी लायबिलिटीज के बैलेंस, ठीक है, लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स इतने हैं, लोन्स इतने हैं, कुछ भी आपको लायबिलिटीज गिवन होगी। और कैपिटल का बैलेंस कई बार गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर और कई बार नहीं दिया होता, ठीक है। ये कई बार कंडीशंस होती है उसमें दिया होता है और कई बार नहीं दिया होता। चलो इसको देखते हैं हम कैसे करना होता है। ओपनिंग एंट्री में क्या करना है बच्चों, आपने जितनी भी एसेट्स आपको गिवन होगी, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स गिवन होगी, उन सभी एसेट्स के अकाउंट को आपने क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। जैसे कैश है, मशीनरी है, लैंड है, वो सब क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, जितनी भी है, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी हैं, सारी की सारी एसेट्स आपने क्या करनी है, डेबिट करनी है। टू में आपने क्या करना है, लायबिलिटीज,
जितनी भी लाइबिलिटीज के अकाउंट आपको गिवन होंगे, क्रेडिटर्स गिवन है, लोन गिवन है, वो सब आपने क्या करना है, टू में करना है। अगर आपको कैपिटल का बैलेंस भी गिवन है तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, टू कैपिटल अकाउंट भी लिख देना है। ठीक है, अब इस ओपनिंग एंट्री में हमें क्या करना होता है, इसको बैलेंस करना होता है। मान लीजिए एसेट्स का साइड जो है वो कितना है, 2 लाख है, क्लियर, और लाइबिलिटी का साइड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,50,000 आ रहा है। इस कंडीशंस में आपके पास कैपिटल गिवन होगी। ठीक है, अगर आपका ये वाला साइड जो है बड़ा है एसेट से तो यहाँ पर आपको कैपिटल गिवन होगी। अब इस साइड का डेबिट का जो टोटल है, ये साइड मान लीजिए डेबिट की है और ये साइड क्या है आपकी क्रेडिट की। तो आपकी डेबिट साइड में 2 लाख रुपीज है और क्रेडिट में कितना है, 2,50,000। तो जो 50,000 यहाँ कम है इसको हम लिखेंगे 50,000 और ये किस अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, गुडविल अकाउंट। किसके नाम से लिखा जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। क्लियर। अब ये गुडविल क्या होगा, हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, कि आपने जो जनरल एंट्री है उसके डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस लिया। अब अगर आपका डेबिट का टोटल जो होता है इस वाले से एक्सेस होता, यानी कि यहाँ आपका 3 लाख होता और यहाँ 250 होता, तो अब 50,000 कहाँ बचता, इस साइड में। तो ये जो बैलेंस बचता है कैपिटल का बचता है। यानी कि अगर आपका डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो उसको आपने लिखना है गुडविल अकाउंट, और अगर आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है तो आपका वो किसमें जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं होगा। मैंने यही बोला था ना कि कैपिटल का बैलेंस गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर आपका कैपिटल का बैलेंस नहीं गिवन है और ये साइड आपकी एक्सेस है इसके कंपैरिजन में, तो जो डिफरेंस होगा वो यहाँ लिखा जाएगा और उसको क्या बोलेंगे हम, टू कैपिटल अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। होप आपको आज का ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने कंसेप्ट आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। अब टर्न है हमारी अपना लास्ट वीडियो का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा था उसको सॉल्व आउट करने की। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, चलो। फर्स्ट क्या है हमारा, May 1st को परचेज गुड्स फ्रॉम कुमार वर्थ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। कि हमने 1 लाख रुपए की जो है गुड्स परचेज की है, इसका जो ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो कितना कैलकुलेट हो गया, अगर इसका 20% कैलकुलेट करेंगे 20,000। 5% कैश डिस्काउंट है और फुल अमाउंट हमने जो है पे कर दिया है, यानी कि हमारी कैश की एंट्री है। तो इसमें जो नाम दिया है कुमार, इसका कोई भी इफेक्ट एंट्री में नहीं है। तो देखिए इसको वर्किंग नोट से समझते हैं। दिस वन, परचेज प्राइस हमारे पास कितना गिवन है, 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 20,000, दैट इज 80,000 हमारा परचेज में जाएगा। उसके ऊपर जो हमें कैश डिस्काउंट बोला गया 5%, दैट इज 4,000 आ जाएगा, वो डिस्काउंट में चला जाएगा, और 76,000 किस में चला जाएगा, हमारा कैश में। क्लियर दिस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, बाउट गुड्स फ्रॉम राखी। राखी से हमने गुड्स परचेज की है 2 लाख रुपीज की, 5% कैश डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, हाफ अमाउंट जो है हमने परचेज के टाइम पे पेड की है। अब जो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन है वो पूरे अमाउंट पे होगी, उसके लिए हमने क्या पेमेंट की है और क्या उधार है इसके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,80,000। अब उस 1,80,000 का आपने क्या करना है, हाफ ऑफ करना है, क्योंकि हाफ हमने पेमेंट कर दी है यानी कि कैश परचेज की है, और हाफ हमारी क्या है, जो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन यानी कि हमने राखी से उधार में गुड्स परचेज की है। तो इसकी ये वर्किंग नोट है। परचेज प्राइस कितना था, 2 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करो 20,000, माइनस करने के बाद अब परचेज कितने में जाएगी, 180 में। ये दो हिस्सों में आपने बांट दिया, कैश में और क्रेडिट में कितना था, 50-50%, हाफ था ना। तो 180 का 50% ये हाफ किया 90,000, ये तो उधार हो गया, और उधार किस में जाता है, नाम में। 180 का 50% 90,000। अगर ये हमने कैश डिस्काउंट ना होता तो ये हमारा कैश में चला जाता, बट कैश डिस्काउंट बोला है तो इसमें हम पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 90,000 का 5%, 4,500। ठीक है, और हम 90,000 में से 4,500 माइनस करने के बाद जो ये बचेगा ये हमें क्या मिलेगा, कैश के उसमें कॉलम में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, सोल्ड गुड्स टू नूपुर। नूपुर को हमने गुड्स सोल्ड की है कितने की, 50,000 रुपीज की, एट टर्म 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। 60% जो अमाउंट है वो हमें सेल के टाइम रिसीव हो गया है। तो सेल प्राइस 50,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही माइनस कर दें, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो बचेगा आपका 40,000, तो वो किस में जाएगा, हमारा सेल में। अब उस सेल के हमने दो हिस्से करने हैं, 60% जो है वो हमारा कैश में, और 40% जो हमारी सेल है वो क्रेडिट की सेल है। ठीक है, चेक कीजिए, 50,000 सेल प्राइस था, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, डेट इज 40,000। इसके हमने
कुछ हमारा कैश में है ट्रांजेक्शन और कुछ हमारी क्रेडिट की है। क्रेडिट में कितने परसेंट है? 40%। 60 कैश की थी, 40,000 का 40%, 16,000 जो क्रेडिट होता है वो नाम में जाता है। 60% जब कैलकुलेट करेंगे डेट इज 24,000। इसके फिर आगे दो डिवीजन की जाएगी, कैश और डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए 4% के हिसाब से, दिस वन। फिर 24,000 में से अपना 960 माइनस करने के बाद डेट कम्स अंडर द हेड ऑफ कैश। क्लियर है ये? अब इसका जो ये है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। एंड दिस वन इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जितने कंसेप्ट इसमें समझाए गए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।